प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत भाग 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ खुद हैं। अब तक इसके 4 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो मिश्रण के घटक होते हैं उनको कैसे एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो ठोस और ठोस का जो मिश्रण होता है के घटकों को अलग करने के लिए विधियों के बारे में पढ़े थे हम। इसमें क्रिस्टलीकरण विधि आप पढ़े थे। फिर द्रव और ठोस के मिश्रण के घटकों को कैसे अलग करते हैं उन विधियों के बारे में हम अध्ययन किए हैं पिछले वीडियो में। आज जो द्रव और द्रव के मिश्रण के घटक को कैसे अलग करेंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, द्रव से द्रव का जो मिश्रण होता है उनके घटकों को अलग करने के लिए 3 विधियां मुख्यतः अपनाई जाती हैं। पृथक्कारी की द्वारा, आसवन विधि द्वारा और प्रभाजी आसवन द्वारा। इन 3 विधियों के द्वारा द्रव से द्रव के मिश्रण से उसके घटकों को अलग किया जाता है। बच्चों, जो पृथक्कारी की विधि है उसमें भी जब 2 द्रव एक दूसरे में घुल जाते हैं यानी घुलनशील होते हैं तो उसके लिए आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि अपनाते हैं। लेकिन 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण से उसके घटक को अलग करने के लिए पृथक्कारी की विधि अपनाई जाती है। बच्चों, ये पहली जो विधि है पृथक्कारी की विधि द्वारा हम पृथक्करण कैसे करते हैं, इसका मुख्य जो ये जिस सिद्धांत पे काम करता है कि अगर 2 मिश्रण एक में मिले हों और घुलनशील नहीं है तो उनके घनत्व कम या अधिक होते हैं। तो जो द्रव हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है और जो द्रव भारी होता है वो नीचे चला जाता है। किसी भी बर्तन में रख देने पर वह जो है इसके साथ वही घटना होती है कि हल्का जो द्रव होगा उसका घनत्व कम होगा, ऊपर आ जाएगा और भारी द्रव नीचे चला जाता है। उसी सिद्धांत के आधार पर इस कीट को बनाया गया है और इस कीट के द्वारा 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण से उन द्रवों को अलग किया जाता है। बच्चों, जैसे मिट्टी का तेल और पानी का मिश्रण या जो धातु शोधन होता है उसमें लोहे को धातु मल से अलग किया जाता है। धातु मल हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और लोहा भारी होने के कारण नीचे रहता है। इसको नीचे से अलग से निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ एक उदाहरण देखते हैं हम लोग कि मिट्टी का तेल और पानी के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। यह एक पृथक्कारी कीप की रचना है। ये कीप ऐसा बनाई गई है कि ऊपर इसका सिरा जो है चौड़ा होता है लेकिन नीचे ये नुकीला होता है। इसके नीचे एक जो है टैप लगा होता है, ये टोटी लगी होती है जिसको हम खोलते हैं, बंद कर सकते हैं। और ये इसका निचला सिरा है, इसके नीचे द्रव को इकट्ठा करने के लिए कोई बर्तन लगा लेते हैं। अब बच्चों, मिट्टी के तेल और पानी के मिश्रण को इस पृथक्कारी कीप में रख करके कुछ देर के लिए उसको शांत छोड़ देते हैं। शांत छोड़ देने पर आप देखेंगे कि तेल हल्का होता है, वह ऊपर आ जाता है, ऊपर एक परत बन जाता है उसका। अब पानी थोड़ा भारी होता है तेल से, पानी का नीचे परत बन जाता है। तो उसको शांत छोड़ देने के बाद ये कंडीशन होता है। अब क्या किया जाता है, नीचे से इस टोटी को खोल करके इस पानी को धीरे धीरे निकाल दिया जाता है। जब पानी पूरा निकल जाता है तो अंत में तेल का लेयर यहाँ के जमी आता है जिसको बंद कर दिया जाता है। फिर पानी इससे अलग हो गया और तेल इसके अलग हो गया। इस तरह इसके द्वारा हम 2 अघुलनशील द्रवों के घटकों को अलग कर सकते हैं। अब बच्चों, दूसरी विधि है आसवन विधि। आसवन का अर्थ होता है वाष्पीकरण और संघनन। किसी द्रव का पहले वाष्पीकरण करते हैं, फिर उसके वाष्प का संघनन होता है, इसको फिर पुनः द्रव अवस्था बदलते हैं। तो दोनों को मिलाकर के आसवन कहा जाता है। तो बच्चों, आसवन विधि जो होती है 2 तरह की होती है। एक साधारण आसवन विधि, दूसरा प्रभाजी आसवन विधि। तो बच्चों, दोनों विधियां अलग अलग कंडीशन में अप्लाई की जाती हैं, लेकिन दोनों विधि जब 2 द्रव घुलनशील अवस्था में हों और दूसरी बात यह है कि उनको गर्म करने पर वह अपघटित न होते हों तब इन विधियों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आसवन विधि में जब 2 द्रवों
का क्वथनांक में अंतर अधिक हो, यानी कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो, तब उनको अलग करने के लिए आसवन विधि अपनाई जाती है और वह द्रव गर्म करने पर अपघटित न हो। लेकिन बहुत से ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके द्रवों के बीच क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, तो अगर वो दो द्रव घुलनशील हो, उनके क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो और वो गर्म करने पर अपघटित न होते हो, तो उन द्रवों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। जैसे आप पेट्रोलियम जानते हैं, जिसको हम जमीन से निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम से उसके विभिन्न घटकों को, यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, उनके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। उसी प्रकार वायु भी एक मिश्रण है, तो वायु के घटकों को अलग करने के लिए वायु को मतलब द्रवित किया जाता है कम ताप अधिक दाब पे, और फिर उसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, विभिन्न गैसों को अलग किया जाता है। लेकिन बच्चों, जो आसवन विधि में उदाहरण के रूप में एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करना है, इसको हम साधारण आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, जैसे एक दिखाया गया एक आसवन फ्लास्क होता है, एक ऐसा फ्लास्क है गोल पेटी वाला, जिसके ऊपर गर्दन में एक निकास निर्गत नली लगी होती है, निर्गत द्वार होता है अलग से यहाँ पे, इसी को आसवन फ्लास्क कहते हैं। एक तो सीधा फ्लास्क, जैसे ये है, जब भी आसवन की बात है इस तरह का फ्लास्क नीचे गोल पेली का रचना रहेगी, इसमें से एक निर्गत अलग द्वार रहेगा, डबल उसका जोड़ रहेगा, ये आसवन फ्लास्क है। तो बच्चों, आसवन फ्लास्क में जल और एसीटोन का मिश्रण लेकर उसको उसके मुंह पे कार की सहायता से थर्मामीटर लगा देते हैं, और फिर इसको स्टैंड पर एक जाली रख करके उस पे इसको रख करके नीचे बर्नर के द्वारा पूरा सेटअप चित्र के अनुसार करते हैं। उसके बाद जो इसका निर्गत नली होती है, उस पर कार की सहायता से एक संघनक लगा होता है। संघनक मतलब जिसके नीचे से जल प्रवाहित ठंडा जल बह जाता है और ऊपर से गर्म जल बाहर निकलता है, जिसके वजह से इसका तापमान कम हो जाता है और इसके अंदर जो है इस जल वाष्प का या जो भी द्रव के वाष्प होते हैं उसका संघनन होता है, यानी द्रव में बदलता है। इसी को जल संघनन इसलिए कहा जाता है कि ठंडा जल के द्वारा इसको ठंडा किया जाता है। अब बच्चों, जब इस मिश्रण को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, तो एसीटोन और जल, एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका क्वथनांक जो है 56 डिग्री सेल्सियस पर ये एसीटोन का वाष्प पहले बनता है। तो 56 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म करते हैं तो यही टेम्परेचर इसका एसीटोन के क्वथनांक के बराबर पहुंचता है, एसीटोन का वाष्प बनने लगती है, और बनने के बाद यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मामीटर लगा, जिससे हम टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं, और इसका टेम्परेचर 56 डिग्री पे ही जो वाष्प बनेगा। फिर इस वाष्प निर्गत नली के द्वारा कंडेंसर से जब संघनन से होकर गुजरता है, तो ये इसके जो एसीटोन का वाष्प होता है पुनः द्रव अवस्था में बदल जाता है, और ये ग्राही जो बर्तन जिसमें उसको रखना होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चों, जो फ्लास्क के अंदर जो शेष द्रव बच जाता है वो जल होता है, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही एसीटोन वाष्प के रूप में निकल के फिर उसका संघनन हो जाता है और फिर वह द्रव में बदल जाता है। तो एसीटोन का आसवन पहले हो जाता है और द्रव इसमें बचा रहता है। इस तरह हम दोनों को आसानी से अलग कर लेते हैं। लेकिन बच्चों, इसके लिए शर्त है कि जब उनके क्वथनांक में अधिक अंतर हो, 40 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो, जिससे आसानी से उसको शुद्ध रूप में अलग किया जा सकता है। जब दो घुलनशील द्रव एक में मिले हों और उनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर हो, यानी उनके क्वथनांक में 25 अंश सेल्सियस से कम का अंतर हो, तब उनका पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में आसवन विधि से थोड़ा सा फर्क होता है। आप जानते हैं कि इनमें जो द्रव के मिश्रण होते हैं उनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, तो आसवन फ्लास्क और संघनक, जो जल संघनक होता है, उसके बीच में एक दूसरा यंत्र लगाया जाता है
जिसको हम प्रभाजी स्तंभ कहते हैं। इस तरह के प्रभाजी स्तंभ होते हैं और प्रभाजी स्तंभ एक नलिकाकार रचना होती है जिसमें कांच के बहुत से प्लेटें लगी होती हैं। उन प्लेटों से इनके वाष्प टकरा करके द्रव के रूप में बदलता रहता है और पुनः वो फ्लास्क में गिरता रहता है। तो इसका पार्ट में प्रभाजी में भाग यानी जो वाष्प बनता है उसका कुछ भाग जो है बाहर निकलता है और बहुत से इसके भाग जो है इसे टकरा टकरा करके अलग अलग तापमान पे उसी जल में फिर मिलते रहते हैं, इसीलिए इसको प्रभाजी आसवन कहा गया। तो इस विधि में जो आसवन फ्लास्क होता है और जो संघनक होता है उसके बीच में प्रभाजी स्तंभ लगा होता है और पूरे उपकरण को ये चित्र के अनुसार सजाए रखते हैं। जिस तरह आसवन विधि में होता है बिल्कुल प्रभाजी आसवन में भी वैसे ही सेटिंग होती है। फर्क यह है कि एक प्रभाजक स्तंभ बीच में लग जाता है और ऐसे दो या दो से अधिक घुलनशील जो द्रव के मिश्रण होते हैं इनके क्वथनांकों में अंतर कम होता है, वैसे द्रव को इस फ्लास्क में दे दिया जाता है जिनके घटकों को अलग करना है, अर्थात अशुद्ध द्रव इसमें दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है प्रभाजिक स्तंभ से ये जुड़ा होता है और प्रभाजिक स्तंभ से एक संघनक जुड़े होते हैं। इसके सिरे पे थर्मामीटर होता है और ये स्टैंड के द्वारा कसा रहता है। जब बच्चों इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, जब गर्म किया जाता है तो अलग अलग तापमान पे अलग अलग द्रवों के वाष्प बनते हैं। जब तापमान में कम अंतर आता है तो एक साथ 2 द्रवों के 3 द्रवों के वाष्प बनेंगे, लेकिन जिनका क्वथनांक कम होता है उसके वाष्प पहले बनेंगे, जितना क्वथनांक थोड़ा अधिक होगा उसके वाष्प बाद में बनेंगे। तो यहां से इसके वाष्प जो ऊपर बनते हैं तो कुछ द्रवों के वाष्प से टकरा के यहां इसका संघनन ही हो जाता है और फिर यह क्लास में गिर जाते हैं, लेकिन बाकी वाष्प है जब ये संघनन से होकर उसके वाष्प गुजरता है तो यहाँ पे द्रव अवस्था में इसका संघनन हो जाता है, यानी यहाँ पे वाष्पीकरण, फिर संघनक में संघनन, उसके बाद जो है संघनन के बाद वह द्रव के रूप में बदल के ग्राही में बर्तन में इकट्ठा हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें बस यह है कि जो संघनन होता है उसको जानते हैं कि ठंडा जल नीचे से लिया जाता है, ऊपर से गर्म जल निकलता है, इसकी वजह से इसको टेम्परेचर कम मिलता है। जब इसका तापमान घटता है ठंडा मिलता है कि वाष्प द्रव में बदलते रहते हैं। तो अलग अलग तापमान पे अलग अलग इसका भाग शुद्ध रूप से अलग होते रहते हैं। तो पेट्रोलियम से उसके विभिन्न घटकों को इसी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। उसी तरह वायु से वायु के विभिन्न गैसों को अलग करना होता है, जैसे ऑक्सीजन और दूसरे नाइट्रोजन। दूसरी गैसें जब अलग करनी होती है हवा से तो वायु को भी कम ताप अधिक ताप पे दबाया जाता है, जिससे वो द्रव अवस्था में बदल जाता है और द्रवित वायु का प्रभाजी आसवन करके वायु के घटकों को भी अलग कर लेते हैं। तो बच्चों वायु से उनके घटक गैसों को कैसे अलग किया जाता है? देखो वायु एक समांगी मिश्रण होता है और वायु को द्रव में बदल करके, यानी वायु गैसीय अवस्था में होता है, उसको संपीड़ित करके द्रव में बदला जाता है और द्रव में बदल करके उसका प्रभाजी आसवन द्वारा उसके गैसों को अलग किया जाता है। बच्चों जो वायु होता है उसमें ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें होती हैं। तो वायु को जब कम ताप और अधिक ताप पे दिया जाता है तो वो द्रवित हो जाती है, उसका टेम्परेचर घटाया जाता है, इसको ठंडा किया जाए और अधिक दबाया जाए तो वायु जो है द्रव में बदल जाती है। अब जो द्रवित वायु होती है उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, जो भी आप पढ़े हैं प्रभाजी आसवन कैसे होता है, उस विधि द्वारा उसको धीरे धीरे गर्म करके उसके विभिन्न घटकों को अलग अलग तापमान पे अलग अलग ऊंचाइयों पे अलग कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो सबसे पहले, यानी इसका जो नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है -196 अंश सेल्सियस पे सबसे पहले अलग होता है। फिर उसको जो है आर्गन जिसका क्वथनांक 146 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद आर्गन अलग होता है। फिर अंत में ऑक्सीजन जो या तो अलग होता है या द्रवित ऑक्सीजन उस द्रवित वायु में बच जाती है। बच्चों
इसको गैसों, वायु के गैसों को अलग करने के लिए ये एक जो है उपकरणों का चित्र यहाँ बनाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वायु को पहले छान करके उसको कम दाब में वायु को दाब को कम किया जाता है, यानी कम दाब उसको किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। फिर उसको जो है ऐसे क्षेत्र से गुजारा जाता है जहां का तापमान बहुत कम होता है। तो तापमान कम होने से नीचे से शीतल जल ऊपर फेंका जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो वायु है उसका ताप बहुत बढ़ जाता है। तो अधिक ताप और कम दाब पे वायु जो है बिल्कुल ठंडी हो जाती है और संपीड़ित हो जाती है। संपीड़ित होने के बाद इसको जो है एक पृथक करने वाले उपकरण से गुजारा जाता है। तो यहाँ पे वायु द्रवित अवस्था में बदल जाती है, यानी वायु द्रवित हो जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो शुष्क बर्फ के रूप में अलग हो जाता है और द्रवित जो वायु होती है फिर इसको जो है विस्तारक यंत्र के द्वारा प्रभाजित आश्वक स्तर में भेजा जाता है, जहाँ उसका आसवन होता है और प्रभाजी आसन के द्वारा इसके विभिन्न घटक अलग अलग हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन और आर्गन अलग होते हैं और द्रवित ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो है अंत में प्राप्त हो जाता है। इस तरह उन बच्चों वायु से उनके विभिन्न गैसों का पृथक्करण किया जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ भी प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है, जिसके द्वारा हम जो है उसके घटकों को अलग करते हैं। बच्चों, हम पदार्थों के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब एक टॉपिक है इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन होता है, आपने पढ़ा है कि पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में बदलती हैं। तो पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं, उसके रंग बदलते हैं, उसका जो है रासायनिक और भौतिक संगठन बदलता है। तो उस आधार पे जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक के मतलब उसकी भौतिक अवस्था, यानी उसका रंग, आकार, स्वाद से तात्पर्य है। तो जिस परिवर्तन में पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं, यानी उसका रंग बदलता है, उसका आकार बदलता है, उसका आयतन बदलता है, ये उसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। उसके भार में और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके रासायनिक संगठन में उसके जो कण होते हैं उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जिस कारक से परिवर्तन होता है उसको हटाया जाए तो पुनः जो है वह पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इस तरह के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखो, ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी इसमें परिवर्तन जिसके वजह से हो रहा है, बाहरी कारक की वजह से, अगर उसको हटाया जाए तो पुनः पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, यानी अस्थायी नहीं रहता ये परिवर्तन। ऐसे भौतिक परिवर्तन है, जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी के तापमान को घटाया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है तो बर्फ बदल जाता है, तरह से इसकी भौतिक अवस्था बदल गई, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर उसके तापमान को बढ़ा देंगे तो फिर बर्फ जो है पानी बदल जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार पदार्थों का गलना या ऊर्ध्वपातन और वाष्पन, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो भौतिक परिवर्तन। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, देखो शब्द रासायनिक, यानी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए। जहां भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और पदार्थ बदलता है वो सब रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। यानी जिस परिवर्तन में पदार्थों के गुण, यानी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका संगठन बदल जाता है और हमेशा के लिए बदल जाता है, फिर वो जो है वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हो पदार्थ, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाएंगे आप तो जलने के बाद पुनः उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकाश निकल जाएगा, पुनः आप मोमबत्ती नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जो भी पदार्थ जलते हैं उसके बाद जो पदार्थ मिलते हैं वो उस तरह के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरह लकड़ी जलता है या जो धातु होते हैं उसमें जंग लगता है या किण्वन होता है, खाने पीने के लिए पदार्थ होते हैं उनमें किण्वन फर्मेंटेशन की वजह से उसके स्मेल बदल जाते हैं, उसका स्वाद बदल जाता है। या जो रासायनिक अपघटन होता है, जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं सब रासायनिक परिवर्तन में आते हैं।
तो इस तरह बच्चों अध्याय 2 आज आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया और इसके अभ्यास प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा और कोई समस्या है उसको जो है पूछ सकते हैं।